नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान हम आज अध्ययन करने वाले हैं, जो कि निरंतर हमारी क्लासें चल रही है, जो मध्यकाल के दौरान जो प्रांतीय राजवंशों का उदय होता है, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है, जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हो जाती है, उसी समय जो अलग अलग राज्यों का जो उदय होता है उनका इतिहास क्या रहता है, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसे गुजरात के बारे में हमने पढ़ लिया, मालवा के बारे में हमने पढ़ लिया। तो आज हम नए प्रांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। नया प्रांत होगा हमारा सिंध एवं मुल्तान। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि सिंध एवं मुल्तान कहाँ पे स्थित है, वर्तमान समय में कहाँ पे स्थित है, कौन से क्षेत्र को कहा जाता है। तो बात की जाए तो वर्तमान समय में जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, पाकिस्तान के क्षेत्र में सिंध और मुल्तान अवस्थित है। और ये कौन सी दिशा में रहता है भारत के, अगर बात की जाए तो भारत के पश्चिमोत्तर दिशा में जो स्थित क्षेत्र है, पश्चिमोत्तर दिशा में जो स्थित क्षेत्र की बात की जाए, अगर पश्चिमोत्तर दिशा है जो अपने ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से जो सिंधु नदी बहती है, पाकिस्तान का क्षेत्र है ये। पाकिस्तान में जो सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ से जो सिंधु नदी आती है भारत की तरफ, तो इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे सिंध मुल्तान कहते हैं। मध्यकाल के दौरान ये भारत का ही अंग था। और इस क्षेत्र में कौन कौन से शासकों का शासन होता है मध्यकाल के दौरान, और क्या राजनीतिक स्थितियां यहाँ की रहती है, उसके बारे में हम मूलतः आज अध्ययन करने वाले। तो सर्वाधिक सबसे पहले बताया जाए आपको, तो सबसे पहले मुस्लिम राजवंश की स्थापना जो इस क्षेत्र में की जाती है 1712 ईस्वी में। सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण भारत पे होता है वह 712 ईस्वी में होता है और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया जाता है। 712 ईस्वी में यहाँ पे जो सिंध और मुल्तान के क्षेत्र में जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा मुस्लिम राजवंश की नींव डाल दी जाती है, और ये क्षेत्र है जो मुस्लिम शासकों के अधीन आ जाता है। उसके पश्चात निरंतर जो तुर्कों के आक्रमण होते हैं, उसी के दौरान ये क्षेत्र तुर्कों के अधीन चला जाता है। एक बार बीच में जो सुमड़ा राजपूतों के द्वारा पुनः अधिकार किया जाता है, लेकिन उनके द्वारा भी आगे चलकर इस्लाम स्वीकार कर लिया जाता है। इस क्षेत्र पे पहले बात की जाए तो पहले यहाँ पे हिंदू शासकों का राज था, हिंदू शासकों के द्वारा शासन किया जाता था। लेकिन 712 ईस्वी के पश्चात यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा मुस्लिम जो वंश की स्थापना कर दी जाती है। उसके पश्चात ये क्षेत्र मुस्लिम शासकों के अधीन ही रहता है। और इस क्षेत्र में जो बात की जाए दिल्ली की केंद्रीय सत्ता से क्या संबंध इसके रहते हैं, तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण करके इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। उसके अलावा बात की जाए 1110 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा इस क्षेत्र पर आक्रमण करके इस क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया जाता। आपको पता होगा 1025 ईस्वी में जो भारत में जो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनवी द्वारा किया गया था, और उस वक्त महमूद गजनवी के द्वारा कई आक्रमण भारत पर किए गए थे। एक तरीके से धन संपदा लूटने के इरादे से महमूद गजनवी द्वारा आक्रमण किए जाते हैं, लेकिन इस क्षेत्र पे महमूद गजनवी द्वारा अधिकार करके इसे अपने राज्य प्रांत में मिला लिया जाता है। उसके अलावा बात की जाए तो मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है। मोहम्मद गौरी का आक्रमण आपको पता होगा, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो दो युद्ध होते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध 1191-92 ईस्वी में। उस समय जो मोहम्मद गौरी के द्वारा इस क्षेत्र पर आक्रमण करके इस क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया जाता है और उसके द्वारा विलय कर लिया जाता है। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के पश्चात ही दिल्ली में जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। और उसके पश्चात जो बात की जाए तो गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी वंश के शासकों द्वारा शासन किया जाता है। सबसे पहले भारत में मुस्लिम सत्ता मोहम्मद गौरी के द्वारा ही पूर्णतः स्थापित की जाती है, और इसके पश्चात इसके गुलाम जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी जाती है, वह अपने गुलाम को अपना राज्य सौंप कर चला जाता है। उसके पश्चात जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है इल्तुतमिश, मैंने ये आपको पढ़ाया है, गुलाम वंश के दौरान अच्छे तरीके से बताया है। तो गुलाम वंश के दौरान इल्तुतमिश के जो ससुर और जीजा है उनके मध्य जो संघर्ष होता है, तो जीजा के मध्य जो संघर्ष होता है और बहनोई जीजा होता है उसके साथ संघर्ष होता है। उसी दौरान जो सिंध है, सिंध प्रांत में जो आक्रमण करके इल्तुतमिश के द्वारा इस प्रांत को अपने जो राज्य में मिला लिया जाता है।
और उनके पश्चात बात की जाए तो उस कुछ समय के लिए यहाँ पे राजपूतों का शासन पुनः स्थापित हो जाता है। ये राजपूत कौन से राजपूत कहलाते हैं? शुमड़ा राजपूत कहलाते हैं, जिन्हें समरा भी कहा जाता है। इन राजपूतों के द्वारा क्या किया जाता है? सिंध क्षेत्र पे, मुल्तान क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लिया जाता है। यहाँ अधिकार करने के पश्चात अधिकतर जनता यहाँ की मुस्लिम रहती है, तो इन शासकों के द्वारा जो जनता को ध्यान में रखते हुए अधिकतर जनता को तो इनके द्वारा इस्लाम धर्म यानी मुस्लिम धर्म अपना लिया जाता है। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इन शुमड़ा राजपूतों को अपने अधीन कर लिया जाता है, इनको अपनी अधीनता स्वीकार करवा ली जाती है और केंद्रीय सत्ता दिल्ली के अधीन हो जाते हैं। लेकिन जब तैमूर का आक्रमण होता है, तैमूर के आक्रमण जो 1397-98 ईस्वी आपको पता होगा, उसी दौरान बात की जाए तो ये क्षेत्र पुनः स्वतंत्र हो जाता है शुमड़ा राजपूतों के द्वारा, यानी जो जिनके द्वारा अब इस्लाम स्वीकार कर लिया गया उनके द्वारा पुनः जो इस क्षेत्र में स्वतंत्रता स्थापित कर दी जाती है। और उन राजपूतों के पश्चात जो बलूची होते हैं, जो बलूचिस्तान के निवासी जिन्हें लंगा भी कहा जाता है, इनके द्वारा जो नए राजवंश की स्थापना सिंध प्रांत में, जो मुल्तान प्रांत में कर दी जाती है। अब इनका अधिकार हो जाता है, बलूचियों का अधिकार हो गया सिंध प्रांत में, जिन्हें लंगा भी कहा जाता है। और इन्हीं के समय जो लोधी वंश के शासकों द्वारा भरपूर प्रयास किया गया था मध्यकाल के दौरान, हम जो प्रांतीय राजवंश पढ़े उसके तहत क्या स्थितियां रहती है इस क्षेत्र की, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो लोधी शासकों में जो आपको पता बहलोल लोधी है, सिकंदर लोधी है, इब्राहिम लोधी है, इनके द्वारा जो अथक प्रयास किया जाता है बलूचों को अपने अधीन करने का, लेकिन इसमें इन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है और ये क्षेत्र उस समय स्वतंत्र ही रहता है। अब बात होती है जब भारत में बाबर का आगमन होता है, 1526 ईस्वी का युद्ध तो आपको याद होगा, पता ही होगा, जिसका आगे हम अध्ययन करने वाले हैं, जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जो इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य होता है। तो जब बाबर का आगमन भारत में होता है, मुगलों की जो मुगल सत्ता की स्थापना भारत में होती है, उस समय के दौरान क्या स्थितियां रहती है उसकी बात करें तो सबसे पहले कंधार का जो शासक होता है, उसी समय इस क्षेत्र में अराजकता फैली रहती है। जो सिंध और मुल्तान का क्षेत्र, जब भारत में बाबर का आगमन हो रहा है 1526 ईस्वी में, तो उस समय इस क्षेत्र में कोई मजबूत सत्ता देखने को अपने को नहीं मिलती है और अराजकता और राजनीतिक अस्थिरता अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है। अब इसका फायदा कौन उठाएगा? जो राजनीतिक अव्यवस्था है, जब कंधार के शासक को बाबर के द्वारा पराजित कर दिया जाता है। कंधार का शासक होता है शाह बेग अरगुन कंधार का शासक को यहाँ से बाबर द्वारा इसे पीट कर भगा दिया जाता है। तो वो वहाँ से निकलता है और जब सिंध और मुल्तान की तरफ चला आता है और सिंध और मुल्तान में उसके द्वारा राजनीतिक अस्थिरता और अव्यवस्था देखी जाती है, तो इसका फायदा उठाते हुए शाह बेग अरगुन के द्वारा उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है और अपने राजवंश की स्थापना कर दी जाती है। सिंध और मुल्तान पर अधिकार करते हुए ये बाबर से हार कर आया था और इसने सिंध और मुल्तान पर अपना अधिकार कर लिया। जब इसकी मृत्यु हो जाती है शाह बेग अरगुन की, तो इसके पश्चात इसका पुत्र शाह हुसैन जो सिंहासन पर बैठता है। शाह हुसैन पूरी रूप से संभल नहीं पाया था और इस क्षेत्र में पूर्ण रूप से अधिकार अभी तक नहीं हो पाया था, अपनी स्थिति को सुदृढ़ नहीं कर पाया था, क्योंकि इस क्षेत्र में जो नया इनका अधिकार हुआ था, क्योंकि कंधार के मूल शासक थे। तो उसी समय क्या होता है, बाबर के द्वारा आक्रमण करके शाह हुसैन को पराजित कर दिया जाता है और पराजित करने के पश्चात इस क्षेत्र को सिंध और मुल्तान को अपने राज्य में मिला लिया जाता है। ये मध्यकाल के दौरान जो इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहती है सिंध और प्रांत की, कहते हैं कि शाह हुसैन को अगर अपने आप को स्थिर करने का थोड़ा समय मिल जाता तो वह हिंदू शासकों से साठगांठ करके बाबर को रोकने का प्रयास करता और संभवतः हो सकता है कि वो बाबर को भारत में घुसने से रोक सकता था, लेकिन वह शाह हुसैन अपने आप को मजबूत नहीं कर पाता। उसी वजह से जिस कारण जो बाबर के द्वारा उसे पराजित करके सिंध और मुल्तान पर अपना अधिकार कर लिया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो प्रांतीय राजवंश है, जिनमें से सिंध और प्रांत के राजवंश के बारे में जाना है, जो क्षेत्रीय शक्ति रहती है मध्यकाल के दौरान। मूलतः हम जो अध्ययन कर रहे हैं मध्यकालीन इतिहास को पढ़ रहे हैं और मध्यकाल में कौन कौन से प्रांतीय राज्य होते हैं उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो सिंध और जो मुल्तान है, संभवतः अगर ऐसा क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में पुटअप भी होता है तो ये वर्तमान समय में क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, तो ये वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित क्षेत्र है, सिंध और मुल्तान का क्षेत्र। जो सिंध
सिंधु नदी के आसपास और पाकिस्तान में सिंध प्रांत भी है, उसी क्षेत्र को सिंध और मुल्तान का क्षेत्र कहा जाता है। उस समय इस क्षेत्र में अराजकता और अव्यवस्था थी, राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण करके इस क्षेत्र में जो मुस्लिम वंश की जो स्थापना कर दी जाती है, उसके पश्चात 1110 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के द्वारा इस क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया जाता है। उसके पश्चात बात की जाए तो मोहम्मद गोरी और इल्तुतमिश को भी इस क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से जो स्थायी अधिकार वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा केंद्रीय सत्ता से दूर रहता है और ये दीर्घकालीन नहीं रह पाता है। और उसके पश्चात बात की जाए तो सुमड़ा राजपूतों के द्वारा इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है, जिन्हें समरा राजपूत भी कहा जाता है, और उनके द्वारा अधिकतर जनता मुस्लिम होने के कारण इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया जाता है और उन्हें जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने अधीन कर लिया जाता है। उसके पश्चात बात की जाए तो जब तैमूर का आक्रमण होता है 1397-98 ईस्वी में, उसी वक्त बात करें तो ये क्षेत्र पुनः स्वतंत्र हो जाता है राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता की वजह से। और उसके पश्चात बात की जाए तो यहाँ बलूची लंगा जो जाति है वंश है, उनके द्वारा इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है और इस क्षेत्र में नए वंश की नींव डाल दी जाती है। और कुछ समय के पश्चात जो लोधी शासकों के द्वारा इन्हें अपने अधीन करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते हैं। और इन बलूची और लंगाओं के बाद में बात की जाए तो यहाँ बात की जाए शाह बेग अरगुन आता है। शाह बेग अरगुन जो कंधार से जो बाबर से पराजित होकर इस क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाने को आता है और इस क्षेत्र में अराजकता फैली हुई देखता है, जिस वजह से इस क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। और उसके पश्चात बात की जाए तो इन साहल जो ये बलूची है लंगा, इनको पराजित करके वहाँ से खदेड़ देता है और शाह बेग अरगुन इस सिंध प्रांत में अपना राज्य स्थापित कर लेता है। इसकी मृत्यु के पश्चात जो शाह हुसैन शासक बनता है, शाह हुसैन शासक बनने के पश्चात बात की जाए तो उसका उत्तराधिकारी होता है, इसका पुत्र होता है और उसी वक्त बाबर द्वारा आक्रमण कर इस क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया जाता है। तो ये कहानी रहती है सिंध प्रांत और जो मुल्तान प्रांत की मध्यकालीन भारत के दौरान, जो मध्यकालीन भारत की राजनीति में इनकी ये भूमिका और किरदार हमें देखने को मिलता है। हालांकि इसके बारे में जो विस्तृत अध्ययन अपनी पाठ्य पुस्तक में नहीं रहता है, तो हमने उसी के हिसाब से जो इस प्रांत का अध्ययन किया है और ज़्यादा कोई राजनीतिक महत्व हमें देखने को यहाँ नहीं मिलता है। तो ये कहानी रहती है सिंध प्रांत और मुल्तान की। उम्मीद करता हूँ कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, उसके माध्यम से पूछ सकते हो और किसी तरह की राय और सुझाव वो भी आपके आमंत्रित है। कोई भी सुझाव हो वो दे सकते हो और इतिहास विषय से संबंधित अन्य कोई समस्या हो उसका समाधान भी आप चाहो तो पूछ सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और आगे की क्लास में जो हम नए राज्यों के बारे में, जो मध्यकालीन जो मारवाड़ है, जो अपने राजस्थान के राज्य हैं, मारवाड़ राज्यों के बारे में, मेवाड़ राज्य के बारे में और आमेर राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहती है उसके बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।